आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक स्रोत, और हम इसको कवर कर रहे हैं लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक स्रोत, ऑप्शन नंबर बी भौगोलिक स्रोत, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक स्रोत और ऑप्शन नंबर डी राजनीतिक स्रोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक स्रोत। क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक स्रोत हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो हम लोग आंसर पर चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनेंगे। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऋग्वेद। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए संहिता, ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर सी उपनिषद, ऑप्शन नंबर डी पुराण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुराण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर पुराण। क्या हो जाएगा? पुराण हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है? ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर बी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर सी सामवेद, ऑप्शन नंबर डी महाभारत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाभारत। क्या हो जाएगा? महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा महाभारत। महाभारत, ठीक है, महाभारत हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए जैनों का, ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का, ऑप्शन नंबर सी सिखों का, ऑप्शन नंबर डी हिंदुओं का। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बौद्धों का। क्या हो जाएगा? बौद्धों का हो जाएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का, शैव का। क्या हो जाएगा सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बौद्ध का। जातक जो है बौद्ध का धर्म ग्रंथ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन नंबर ए नागसेन, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी नागभट्ट, ऑप्शन नंबर डी कुमारिल भट्ट। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 का ए नागसेन। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए कालिदास का मालविकाग्निमित्र, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन का कामसूत्र, ऑप्शन नंबर डी तिरुवल्लुवर का तिरुवरकुलर। तो क्या हो जाएगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि कह रहा है जो निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन नंबर बी
राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन नंबर सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन नंबर डी सामाजिक जीवन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक नीतियाँ। क्या हो जाएगा? राजनीतिक नीतियाँ। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए वेद व्यास, ऑप्शन नंबर बी पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी वाल्मीकि। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी पाणिनि। क्या हो जाएगा? पाणिनि हो जाएगा इसका सही आंसर। जो अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? वो रिपीट हो गया है, पाणिनि इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत के रचनाकार का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी पतंजलि, ऑप्शन नंबर सी कालिदास और ऑप्शन नंबर डी भारवी। तो महाभाष्य के रचनाकार जो है वो कौन है? तो महाभारत के रचनाकार है आपको ऑप्शन नंबर बी पतंजलि। कौन हो जाएगा इसका राइट आंसर? पतंजलि हो जाएगा। महाभाष्य के रचनाकार के नाम है पतंजलि। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। ऑप्शन नंबर ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन नंबर बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी अग्निमित्र। क्या हो जाएगा? अग्निमित्र हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कालिदास, ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी वेद व्यास। तो हर्षचरित जो है ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी बाणभट्ट। चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 16 नंबर को ऑप्शन नंबर बी बिल्हन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्हन। विक्रमांक चरित के रचनाकार है विल्हन। चलिए हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन चलते। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा चंदबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। कहने का मतलब है इनमें से किसकी रचना चंदबरदाई के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पृथ्वीराज रासो। चलिए हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन नंबर ए निर्याकस, ऑप्शन नंबर बी एनासिक्रिटस, ऑप्शन नंबर सी एरिस्ट्रोबल्स, ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हेरोडोटस। हेरोडोटस हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी कि सिकंदर के साथ जो भारत नहीं आया था वो इतिहासकार हेरोडोटस था। चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फाहियान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वेनसंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इत्सिंग। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेगास्थनीज। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर सी पुराण, ऑप्शन नंबर डी इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक का नाम है वो है इंडिका। क्या है? इंडिका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा सही आंसर। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 21 नंबर क्वेश्चन है जियोग्राफिया की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेबो, ऑप्शन नंबर डी प्लिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेबो। जियोग्राफिया की रचना जो है स्ट्रेबो के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है प्लिनी की पुस्तक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हिस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर बी नेचुरलिस हिस्टोरिया, ऑप्शन नंबर सी ज्योग्राफिया, ऑप्शन नंबर डी ज्योग्राफी। तो क्या हो जाएगा 22 नंबर का? आप लोग जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 का सही जवाब, नेचुरलिस हिस्टोरिया। 22 का बी। प्लिनी का पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज ने, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेबो ने, ऑप्शन नंबर डी
अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने किया था पेरिप्लस ऑफ एडिथ्रन की रचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, फाहियान कहाँ का निवासी था? ऑप्शन नंबर ए भूटान, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी बर्मा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, चीन हो जाएगा। फाहियान जो है चीन का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन का। चलिए हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 25 नंबर क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। उसके शासनकाल में फाहियान जो है भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए फाहियान, ऑप्शन नंबर बी इत्सिंग, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर डी वेनसांग। तो क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन के समय जो भारत आने वाला चीनी यात्री था वो वेनसांग था। तो हम ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वेनसांग। ठीक है, चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरबी यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया? ऑप्शन नंबर ए पाल, ऑप्शन नंबर बी प्रतिहार, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन नंबर डी सेन। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाल। क्या हो जाएगा? पाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यानी कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो वो पाल साम्राज्य था। ठीक है, 27 का ये सही जवाब। तो चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 28 नंबर क्वेश्चन है, अल बेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी, ऑप्शन नंबर बी बलवन, ऑप्शन नंबर सी अकबर, ऑप्शन नंबर डी महमूद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है 28 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद गजनवी। महमूद गजनवी के शासनकाल में अलबरनी इतिहासकार था। तो 28 का ए हो जाएगा सही जवाब। तो ऑप्शन नंबर ए महमूद गजनवी। ठीक है, चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन नंबर ए मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी फारस, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोरक्को, ऑप्शन नंबर ए। यात्री इब्न बतूता जो है मोरक्को देश से आया था। तो 29 का ए हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 29 का ए मोरक्को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोरक्को हो जाएगा। मोरक्को से जो है इब्न बतूता भारत आया था। चलिए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है तो हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन नंबर ए देवराय प्रथम, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर डी सदाशिव राय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। क्या हो जाएगा? देवराय द्वितीय हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देवराय द्वितीय। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1784 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1800 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1861 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1861 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर डी मार्टिमर व्हीलर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व का जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन नंबर ए सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर बी आर.डी. बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी ए कनिंघम, ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी था। कौन था? दयाराम साहनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? ऑप्शन नंबर ए 1901 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 1942 ईस्वी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। चलिए हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर बी जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी आशीर्वादी लाल एवं रंगनाथ राव, ऑप्शन नंबर डी माधव स्वरूप वत्स एवं बी.वी. राव। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी। क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जो है इसका प्रमुख हाथ था। ठीक है, तो चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेकाले, ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी कर्नल टॉड। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सर जॉन मार्शल। क्या हो जाएगा? सर जॉन मार्शल हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, न्यूमिस्टिक्स क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी ताल पत्रों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी ताम्र पत्रों का अध्ययन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का बी। ठीक है, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिस्टिक्स क्या है? सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। ठीक है, हम लोग पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक है, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। सॉरी, पेन बहुत मोटा चल रहा है, पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। ठीक, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला चलिए हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि ऑप्शन नंबर ए वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नाथसत्य का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया एवं तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। ऑप्शन नंबर सी वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा।
सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नक्षत्र का उल्लेख मिलता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर ए जॉन टावर, ऑप्शन नंबर बी हैरी स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो जेम्स प्रिंसेप था। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर सी पाली व ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी हिंदी व ब्राह्मी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए प्राकृत व ब्राह्मी। अशोक के जो अधिकांश अभिलेख है वो किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए सरएकुना कंधार, ऑप्शन नंबर बी मनसेहरा, ऑप्शन नंबर सी कालसी, ऑप्शन नंबर डी कलिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरएकुना, जिसको कंधार के नाम से जाना जाता है। वहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए सरएकुना कंधार से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी, ऑप्शन नंबर बी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी तमिल, ऑप्शन नंबर डी यूनानी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खरोष्टी लिपि का। क्या हो जाएगा? खरोष्टी लिपि का जो है हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी नंदनागरी, ऑप्शन नंबर सी शारदा, ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी खरोष्टी। क्या हो जाएगा? खरोष्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है? ऑप्शन नंबर ए संकर्षण तथा वासुदेव से, ऑप्शन नंबर बी संकर्षण तथा प्रद्युमन से, ऑप्शन नंबर सी संकर्षण प्रद्युमन तथा वासुदेव से, ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केवल वासुदेव से। ठीक है, क्या हो जाएगा? केवल वासुदेव से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है केवल वासुदेव से। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा, ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़, ऑप्शन नंबर सी नानाघाट, ऑप्शन नंबर डी नासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाथी गुम्फा। क्या हो जाएगा? हाथी गुम्फा इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? ऑप्शन नंबर ए यवन राजा मिंडार द्वारा, ऑप्शन नंबर बी शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा, ऑप्शन नंबर सी पाथर्व राजा गोंदो फर्निस द्वारा, ऑप्शन नंबर डी कुषाण राजा कनिष्क द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा। क्या हो जाएगा? शक क्षत्रप रुद्रदामन द्वारा हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन के, ऑप्शन नंबर बी अशोक के, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम के, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन के। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन। ऑप्शन नंबर ए काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना आप लोग याद रखेंगे किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदामन के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य
और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन नंबर ए गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी अशोक का गिरनार अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। क्या हो जाएगा 49 नंबर का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन 50 नंबर क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए एरन के, ऑप्शन नंबर बी गया के, ऑप्शन नंबर सी नालंदा के, ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रयाग के। क्या हो जाएगा? प्रयाग के, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन जो है किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख में। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी अशोक, ऑप्शन नंबर सी कनिष्क, ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेहरौली दिल्ली, मेहरौली कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? ऑप्शन नंबर ए द्वितीय सदी में, ऑप्शन नंबर बी तृतीय सदी में, ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सदी में, ऑप्शन नंबर डी सप्तम सदी में। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चतुर्थ सदी में। क्या हो जाएगा? चतुर्थ सदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण चतुर्थ सदी में हुआ था। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन नंबर बी चंद्र, ऑप्शन नंबर सी हर्ष, ऑप्शन नंबर डी अनंगपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्र। ठीक है, ये आप लोगों को लूसेंट के ऑब्जेक्टिव जीके से करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है डेली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को डेली 3 वीडियो मिलने वाला है, एक हिस्ट्री का, एक बायोलॉजी का और एक पॉलिटी का। ठीक है, तो ये जो कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम जो होने वाला है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर ए भीतरगांव लेख से, ऑप्शन नंबर बी विल्सड स्तंभ लेख से, ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर डी भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख से। ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख से हो जाएगा 54 का सी एरन अभिलेख से। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरन अभिलेख से, एरन अभिलेख से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भानुगुप्त। क्या हो जाएगा? भानुगुप्त हो जाएगा।